हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ट्रैवल विद आफिया। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप इस साल अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप जब भी चाहें उस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, लेकिन तब भी मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। लेह लद्दाख जाना ऑलमोस्ट हर इंसान का सपना होता है, स्पेशली हर ट्रैवलर का, और आपने भी कभी ना कभी ये सपना अपनी लाइफ में देखा होगा। मैंने भी पिछले साल ये सपना देखा था एंड आई वाज बोल्ड इनफ एंड टेक द लीप एंड गो ऑन अ ट्रिप टू लेह। लेकिन बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, मेरे भी मन में थे बहुत सारे सवाल, तो वो ही सारी डिटेल्स मैं इस व्लॉग में अभी कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेह आप जा कैसे सकते हैं। तो देखिए, लेह पहुंचने के दो तरीके, या तो आप बाय एयर जाएं या फिर आप बाय रोड जाएं। अगर आप फ्लाइट से जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे इजीएस्ट वे है फ्लाइट से जाने का इज फ्रॉम दिल्ली। आप कोई जो भी सिटी में रहते हैं वहां से आप दिल्ली पहुंच जाएं और फिर दिल्ली से लेह की फ्लाइट बुक करें, तो ये आपको बहुत ही आसानी से लेह एयरपोर्ट पे पहुंचा देगी, जो कि बिल्कुल मेन लेह सिटी के अंदर है। दूसरा तरीका जो है वो है बाय रोड आने का। अब बाय रोड जो इंसान आता है वो आता है मनाली लेह हाईवे से। ये हाईवे बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भी प्लान किया था इनिशियली इस हाईवे के थ्रू आने का, लेकिन लास्ट ईयर जो कुल्लू मनाली में फ्लड्स आए थे उसकी वजह से हाईवे बहुत डैमेज हो गया था और मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों, बाय रोड अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो आप जा सकते हैं वाया द मनाली लेह हाईवे। मनाली से आपको बस मिलेगी जो कि ओवरनाइट स्टे करेगी इन केलोंग, एंड देन केलोंग से अगेन अगली सुबह आपको बस मिलेगी जो आपको डायरेक्टली लेह के बस स्टॉप तक पहुंचा देगी। अब जब आप लेह पहुंच ही गए हैं तो अब बात आती है यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन की। दोस्तों, लेह एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। ये लोकेटेड है एट अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीट अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन पीरियड जो होता है वो कम से कम 48 आवर्स का होता है। अदरवाइज आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगेगी, आपको सांस ऊपर नीचे होगी, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, जो कि मुझे भी हो रहे थे। तो इनिशियली जो पहले 2 दिन है उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके पहले ही दिन अपने बैग्स रखते हैं होटल्स पे और वो निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने, और फिर आगे जाके उनको बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब इतनी सीवियर कि आपकी जान भी जा सकती है। सजेस्टेड यही होगा कि आप 48 आवर्स का मिनिमम एक्लिमेटाइजेशन पीरियड पूरा करें। मैं इसलिए इस चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि मैंने वो चीज महसूस करी है। मैं 4 कदम भाग भी नहीं रही थी, मैं थोड़े हायर पेस पे चल रही थी और मेरी सांस इतनी ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे कोई सांस की बीमारी हुई हो। तो वो बहुत रियल चीज है। लोगों को लगता है कि नहीं होती है, लेकिन इट इज 100% देयर, एंड डेफिनेटली आप लोअर ऑल्टीट्यूड से जा रहे हो तो आपके साथ भी हो सकती है। इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप टैबलेट्स ले सकते हो। वो टैबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी, लेके आप चाहो तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो या आप वहीं जाके खरीद भी सकते हो। हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। लेह का मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी रोजमर्रा की, राइट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स टू फूड, एवरीथिंग, मेडिसिन। बहुत अच्छा मार्केट है, आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए। तो आप ये टैबलेट कंज्यूम करो, एटलीस्ट 2 टैबलेट्स इन अ डे या 3 टैबलेट्स इन अ डे, और ये 48 आवर्स तक आप कंज्यूम करो तो आपकी तबियत जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। बेसिकली ये टैबलेट ना हेल्प करती है आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने में। इस वजह से आपका जो एक्लिमेटाइजेशन होता है ना वो फास्टर हो जाता है। दैट इज इट। बाकी और ज्यादा कुछ मेजर यूज नहीं है इसका। बहुत सारे लोग तो बिना टैबलेट के भी एक्लिमेटाइजेशन अपना पीरियड पूरा कर ले। अब हम बात करते हैं कि लेह में आप कहाँ रुक सकते हैं। तो लेह में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रुकने के। बहुत सारे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो कोई भी आपकी पसंद का स्टे। हर बजट का आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा, राइट फ्रॉम 1000 रुपीज टू अप टू 10,000 एंड प्लस। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं रुकी थी हॉस्टल में और तब मुझे फीमेल डॉम का पर डे कॉस्ट आया था 900 रुपीज। तो टोटल पर डे का फूड वगैरह मिला के मुझे अप्रोक्सीमेटली पड़ रहा था ये अराउंड 1400 से 1500 रुपए का, और मैं यहाँ पे 2 दिन रुकी थी। तो आपके बजट पे डिपेंड करता है अकोमोडेशन। तो जितना आपका बजट हो, जितनी आपकी स्पेंडिंग लिमिट हो, उसके हिसाब से आप अपना होटल या होम स्टे चूज कर सकते हो। हॉस्टल का मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी और उसके लिए तो हॉस्टल बेस्ट है क्योंकि आपको वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैवलर्स मिल जाते हैं और आप उनके साथ
साथ ही अपनी आगे की ट्रिप भी प्लान कर सकते हो। दोस्तों, तो जितने टाइम आप एक्लिमेटाइजेशन कर रहे हो अपना ले सिटी में, उतने टाइम आप जो लोकल एरिया है वहां घूम सकते हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी मत करना। लोकली जैसे आप फूड जॉइंट्स पे जा सकते हो, बाहर खाना ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी ब्यूटीफुल बेकरीज हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स हैं जो आप ले सिटी में ट्राई कर सकते हो। और मार्केट एरिया यहाँ का जरूर एक्सप्लोर करना, बहुत खूबसूरत मार्केट एरिया है। आप जैसे ही मार्केट एरिया में बाहर निकलोगे ना, पूरा माहौल ही बदल जाएगा, मतलब पूरा वातावरण ही अलग है यहाँ का। आपको लोग भी अलग दिखेंगे, आपको जो जियोग्राफी है यहाँ की वो भी इतनी डिफरेंट दिखेगी, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, स्नो कैप माउंटेन्स दिखेंगे, तो बहुत बहुत प्यारी फीलिंग आती है यार यहाँ के मार्केट एरिया में, स्पेशली एक्सप्लोर करने में। खाने में भी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप साउथ इंडियन बोलो, कॉन्टिनेंटल बोलो, ऑथेंटिक टिबेटियन फूड बोलो, वो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत डिलिशियस होता है। और बाकी सारे नॉर्थ इंडियन खाने भी आपको मिल जाएंगे। बेकरीज जरूर ट्राई करना, बेकरीज यहाँ पे काफी अच्छी है। आपको एप्रिकॉट पाई, एप्रिकॉट पेस्ट्रीज, ये जरूर ट्राई करना। ये यहाँ की लोकल डेलिकेसीज हैं जो कि मैंने ट्राई करी थी और मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी कि आप भी इन्हें जरूर ट्राई करो। रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी आपको यहाँ पे हर बजट के मिल जाएंगे। मोस्टली तो मुझे बजट फ्रेंडली प्राइसेस लगे कि पर मील मैं स्पेंड कर रही थी अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 रुपीज के बीच में कहीं। एंड माउंटेन्स पे दिस इज अ वेरी डिसेंट प्राइस। एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करना, वो है जिंजर हनी एंड लेमन की ड्रिंक। ये बहुत हेल्दी होती है। अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो ना, तो ये आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रखता है। बाकी मैंने जो भी रेस्टोरेंट्स और कैफेज ट्राई किए थे, उन सबके लिंक्स मैंने नीचे दे दी है, सब में मैप लोकेशंस दे दी है मैंने, तो वहां से आप जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं पैकेज बुकिंग पे। तो अगर आप एक सोलो पर्सन हो, या अगर आप एक कपल हो, या आप एक फैमिली हो, और आप चाह रहे हो कि आपको कोई पैकेज के थ्रू जाना है, तो ले मार्केट में आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी। छोटे छोटे इनके ऑफिसेज होते हैं पूरे ले मार्केट में, तो वहां आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो और जो भी आपका बेस्ट सूटेड पैकेज हो आप वो ले सकते हो। ये जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, इनके बाहर आपको बोर्ड्स लगे हुए दिखेंगे, छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड्स या व्हाइट बोर्ड्स लगे होते हैं, और वहां पे ना इन्होंने लिख के रखा होता है कि ये कौन सा सर्किट घूमने जाने वाले हैं नेक्स्ट, एंड उसमें कितने लोग ऑलरेडी एडेड हैं और कितने लोगों की इनको रिक्वायरमेंट है। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक 6 सीटर इनोवा है जो कि निकलने वाली है एक ट्रिप पे, एक पर्टिकुलर सर्किट पे, और उसके लिए इनके पास ऑलरेडी 3 लोग हैं जो कि पैकेज में ऐड हो चुके हैं। एंड आप भी इसमें ऐड होना चाहते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो वो ट्रैवल एजेंसी से जाके, और आप भी उनके साथ जा सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है घूमने का अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हो तो अगर आप भी टैक्सी से जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से जा सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि मैं गई थी पैलेस व्यू टूर्स एंड ट्रैवल से। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा इनके साथ किसी भी तरीके का कोई टाई अप नहीं है। मैं उनके साथ गई थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम ले, हम गए थे नुब्रा वैली से होते हुए डिस्किट, देन तुर्तुक, एंड तुर्तुक से वापस आके हम हुंडा सैंड ड्यून्स पे रुके थे, एंड फिर वहां से हम गए थे पैंगोंग एंड देन बैक टू ले। और ये जो हमारा पूरा पैकेज था ये था 3 नाइट्स एंड 4 डेज का। तो 4 डे पे हम शाम तक ले वापस आ गए थे। तो आप भी इस तरीके से बुक कर सकते हो। एंड इसमें हमें पर पर्सन कॉस्ट पड़ा था 4500 रुपीज का, जिसमें हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड था एंड स्टे इंक्लूडेड नहीं था। इसमें स्टे के हमें अलग से पैसे देने पड़े थे। तो दोस्तों, जब आप ले में अपना एक्लिमेटाइजेशन पीरियड कर रहे हो पूरा, उस टाइम आप ये एजेंसीज के पास जा सकते हो, इनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और अपने हिसाब से अपना ट्रिप कस्टमाइज करवा सकते हो। तो क्या होगा कि आपका एक्लिमेटाइजेशन पीरियड वेस्ट भी नहीं होगा और आपके आगे के दिन की प्लानिंग भी आप आसानी से इन 48 आवर्स में आराम से कर लो। अब दोस्तों, बात आती है कि ले में आप लोकली कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक दिन तो आपका एक्लिमेटाइजेशन में निकल गया, दूसरा दिन जो है वो आप एक्सप्लोर करने के लिए रख सकते हो। तो दूसरे दिन में मैंने एक्सप्लोर करी थी थिक्से मॉनेस्ट्री, ले पैलेस एंड शांति स्तूपा। ये 3 मेजर अट्रैक्शंस हैं। ये 2 तो ले में है, शांति स्तूपा और ले पैलेस, और एक है थिक्से मॉनेस्ट्री जो कि है करीब करीब 25 से 26 किलोमीटर फ्रॉम द ले सिटी। बहुत ही खूबसूरत है ये। थिक्से मॉनेस्ट्री जाना मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी क्योंकि यहाँ से बेहद खूबसूरत नजारे आते हैं, ऐसे नजारे जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। एक अलग ही तरीके की फीलिंग आती है, एक बहुत ही एलियन फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दुनिया से हट के कहीं अलग किसी प्लेनेट पे चले गए हो, सीरियसली। तो यहाँ जरूर जाना, जाके बैठना वहां पे थोड़ी देर मॉनेस्ट्री में। आप एकदम टॉप पे भी जाके बैठ सकते हो मॉनेस्ट्री पे, वहां बैठ के आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो या चिल कर सकते हो, या जो इतने खूबसूरत नजारे हैं उनका आप आनंद ले सकते हो। और
यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी रहते हैं, तो आप वो मॉन्क से बैठ के भी बातें कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक ऑथेंटिक लोकल फीलिंग आएगी आपको इसमें और एक अलग तरीके की दुनिया आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं गई थी ले पैलेस। ले पैलेस भी बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे बेस्ट बात यह है ले पैलेस की इसकी लोकेशन। तो आप जब इसके टॉप पे जाते हो और वहां से आपको ले सिटी का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है, वो व्यू देखने लायक होता है। और आप एक फर्स्ट टाइमर हो अगर ले में, तो ये तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसका आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये पूरा मड, स्टोन्स और वुड से बना हुआ है और वो अभी तक इतना वेल प्रिजर्व्ड है। वो देख के मैं हैरान थी, इतने हजारों सालों बाद भी वो इतने अच्छे से लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। इट इज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शांति स्तूपा पे। शांति स्तूपा जो है वहां पे भी एक बुद्धिस्ट गोम्पा है, वहां पे बुद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू और वहां से भी पूरी सिटी का आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखता है। ले पैलेस से आपको एक अलग तरीके का व्यू दिखता है, शांति स्तूपा से आपको एक अलग तरीके का व्यू दिखता है। तो बहुत ही पैनोरामिक लैंडस्केप्स हैं ये, और जो एक लोकल सिटी वाली वाइब है ना, वो बहुत अच्छे से आप ले पाओगे इन दोनों प्लेसेस पे। तो लोकल एक्सप्लोरेशन में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बाइक रेंट करके जाओ। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि आप बाइक चला पा रहे हो या नहीं। मुझे तो बाइक चलाना आती नहीं थी, बट लकीली आई एम मेड अ फ्रेंड एट जॉस्टल जिसके साथ मैंने एक्सप्लोर किया था। अगर आप बाइक से एक्सप्लोर करोगे ना लोकल सिटी, तो आपको उससे एक अंदाजा आएगा कि कितना आपकी बॉडी झेल पा रही है बाइक से ट्रैवल करना, कितना नहीं झेल पा रही। तो उससे ना एक आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आप ले का जो बड़ा, लद्दाख का जो बड़ा वाला सर्किट है, वो क्या आप बाइक से कर पाओगे या नहीं। तो ये चीज मैं एक सजेस्ट करूंगी। बहुत सारी बाइक रेंटल शॉप्स आपको मिल जाएंगी ले में, वहां से जाके आप रेंट कर सकते हो बाइक। लास्ट ईयर मैं गई थी, तब मुझे पड़ा था पर डे 1400 रुपीज एंड फ्यूल कॉस्ट आया था अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपीज 2 दिन के लिए। तो काफी इकोनॉमिकल भी होता है, काफी बढ़िया एडवेंचरस फीलिंग आती है इसमें। स्पेशली जब आप थिक से जाओगे ना ले से, तो वो रास्ता कवर करना बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि बाइक में क्या होता है ना कि बाइक में आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो आसपास चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, एक तरफ इंडस रिवर बह रही है और सामने आपको ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे हैं। तो वो नजारा जो है ना, वो देखने लायक होता है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। कोई भी इंसान अगर पहली बार लद्दाख जा रहा होता है, तो ये डाउट उसके मन में जरूर आता है कि वो बाइक से अपनी ट्रिप करे या वो टैक्सी से अपनी ट्रिप करे। आपने व्लॉग्स तो बहुत देखे होंगे कि लोग बाइक लेके जाते हैं, पूरा ले का सर्किट कवर करते हैं, और रील्स भी आपने बहुत सारी देखी होंगी जो इतनी ज्यादा ट्रेंड होती है कि लोग बाइक पे जा रहे हैं, एडवेंचर्स कर रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग्स कर रहे हैं। वो देखने में तो बहुत थ्रिलिंग लगती है, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा चैलेंजिंग भी होती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन एक 100% पर्सनल चॉइस है, एंड वो 100% डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एबिलिटी पे। जितना ज्यादा आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा आप इंड्योर कर पाओगे अगर आप बाइक से ट्रैवल करना जा रहे हो तो। क्योंकि बाइक एक अलग तरीके का चैलेंज लेके आता है। बाइक में आपको कॉन्स्टेंटली ड्राइव करना है, इतने पतले पतले सिंगल रोड है वहां पे, और ऑफ रोडिंग भी बहुत ज्यादा है। नो डाउट कि बाइक से जाने में आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ एडवेंचर मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी की भी उतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो उस एडवेंचर को और जो उसके साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो उसको इंड्योर कर ले। अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि आप वो इंड्योर कर लोगे, 100 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच आप चला लोगे, 150 किलोमीटर चला लोगे, हार्श कंडीशंस में जहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है, धूल उड़ के आ रही है आपके चेहरे पे, और इतनी चिली हवा चल रही है, और सर पे इतना तेज सूरज चमक रहा है, उसमें अगर आप ड्राइव कर लोगे तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना अपनी फिजिकल एबिलिटी पे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप शेयरिंग टैक्सी से ही जाओ, या तो अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाओ, या फिर आप अपनी शेयरिंग टैक्सी से जाओ। मैं जब ले गई थी तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पूरा ले बाइक से करूंगी, लेकिन जब मैं वहां एक्चुअल में गई, मैंने वहां देखा, वहां के रोड्स देखे, थोड़ा आसपास एक्सप्लोर किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज इजियर सेड देन डन। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा ले सर्किट तो बाइक से नहीं करूंगी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि उस टाइम मेरी फिजिकल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं वो चीज इंड्योर कर लेती। इसलिए मैंने चूज किया था टैक्सी से जाना, और उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ। दोस्तों हमारी ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन है तुर्तुक, जो कि इंडिया का एकलौता बल्तिस्तानी गांव है, और यहाँ जाने का सफर बेहद खूबसूरत है। तो आप ले से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलोगे,
अराउंड 7:30-8 बजे एंड आप डायरेक्टली जाओगे टुवर्ड्स खारदुंगला। खारदुंगला तक जाने का रास्ता बेहद एडवेंचरस और बेहद हसीन है। आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखेंगे, बहुत खूबसूरत वैलीज दिखेंगी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स दिखेंगी आपको बहती हुई, और लोकलाइट्स दिखेंगे आपको। बेहद खूबसूरत रास्ता है ये। और खारदुंगला पास जो है वो एक टाइम पे वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली और डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड अभी वो टाइटल उसका हट चुका है, लेकिन तब भी ये सिचुएटेड है एट 17,000 फीट। तो जब आप खारदुंगला पहुंचोगे ये पूरी वैलीज क्रॉस करके, तो वहां पहुंच के आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी और बेहद खूबसूरत है वहां का नजारा। मैं जब गई थी तब वहां पे थोड़े टाइम पहले ही स्नोफॉल हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत वहां पे बर्फ भी देखने को मिल गई थी। ले से तुर्तुक का जो सफर है वो है अप्रोक्सीमेटली 210 किलोमीटर का, एंड पहाड़ों का 210 किलोमीटर बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीज का 210 किलोमीटर। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव टाइम जो है वो था अराउंड 7 to 8 आवर्स, लेकिन हमें उससे ज्यादा ही लग गए थे। और रोड जो है ना वो सिंगल रोड है, तो एक अलग ही लेवल का थ्रिल और एडवेंचर आपको फील होगा जब इस रोड पे आपकी गाड़ी चल रही होगी और सामने इतने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। जनरली वहां पे दिखते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स क्योंकि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है एंड वहां कभी भी बर्फबारी हो जाती है। हो सकता है कि आपको भी बर्फबारी मिल जाए वहां पे, लेकिन आई होप नहीं मिले, क्योंकि अगर वहां बर्फबारी हो गई तो आपका खारदुंगला से नीचे उतरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो खारदुंगला पे जनरली लोग बहुत देर नहीं रुकते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस वहां बहुत ज्यादा है, इवन आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन। मैं जब वहां रुकी थी तो मैं चीख दी थी बहुत तेज। आई रिमेम्बर वहां पे बर्फ गिरी हुई थी ताजी ताजी, मैंने हाथ में बहुत सारी बर्फ उठाई और वो बर्फ मुझे इतनी ठंडी लगी। मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ उठाई थी तो मैंने बहुत सारी उठा ली और मैं पकड़े रही थी उसे कॉन्स्टेंटली, और वो इतनी ठंडी लगी मुझे कि मैंने बर्फ छोड़ी और मैं बहुत जोर से चीख दी। तो एकदम से मेरी बॉडी से इतनी एनर्जी रिलीज हुई ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑक्सीजन लेवल ढप से नीचे गिरा एंड पूरा मुझे व्हाइट हो गया। सामने मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं वही जमीन पे नीचे बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जो हमारे ड्राइवर साहब थे और हमारे साथ जो और लोग थे वो आए, उन्होंने मुझे पानी वानी पिलाया, उन्होंने मुझे ब्रीदिंग करवाई थोड़ी देर बिठा के, तब जाके मैं नॉर्मल हुई थी। ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और इस चीज का अगर आपको प्रिकॉशन लेके चलना है ऑलरेडी, तो आप क्या करो कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेना। यह आता है अप्रोक्सीमेटली 750 से 800 रुपए का, लेके आपको किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा। तो फॉर सेफ्टी पर्पसेस ये लेके पटक लेना, अगर पड़ेगी जरूरत तो यूज कर लेना, नहीं पड़े तो रख लेना या किसी और को दे देना। नीचे उतरते ही आपको एक आर्मी का बहुत ही खूबसूरत सा बेस कैंप मिलेगा। वहां पे कुछ छोटे छोटे से कैफेटेरियाज वगैरह हैं जहां आपको चाय, मैगी, आलू का पराठा ये सब मिल जाएगा। और वहां पे ना पीछे एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीम बहती है जो ऊपर ग्लेशियर से बह के आती है। बेहद खूबसूरत सीनरी होती है ये। यहाँ आप थोड़ी देर बैठ के चिल कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, आलू पराठा एक आध खा लो यहाँ पे। ऑल्दो ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से आपको ज्यादा भूख शायद नहीं लगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। हो सकता है आपका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है आपको कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगे। मेरी तो भूख एकदम डाउन हो गई थी ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। मैं बस इक्का दुक्का थोड़ा बहुत ही खा पा रही थी इनिशियली, लेकिन इवेंचुअली जर्नी पे फिर मेरी अच्छी एपेटाइट हो गई थी जब एक बार प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन हो गया था ना मेरी बॉडी का। उसके बाद तो जहाँ पे आपको लोकल्स वगैरह मिलेंगे, उनसे बैठ के आप चिट चैट कर सकते हो, या आर्मी पर्सोनल्स मिलेंगे आप उनसे बात कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आर्मी के साथ थोड़ा सा एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना, बहुत ज्यादा इंट्रूडिंग बिहेवियर मत रखना टुवर्ड्स दी आर्मी। अगर कोई आपसे रेडिली इजिली बात कर रहा है तो आप उससे बात कर लेना, लेकिन ट्राई करना दैट यू डोंट फोर्स देम टू टॉक टू यू, क्योंकि उनका काम बहुत टफ होता है और उनकी लाइफ में वो एक अलग ही तरीके का स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी पीपल। सीरियसली आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप आर्मी की रिस्पेक्ट करें और उनकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पूरे लद्दाख में आपको बहुत आर्मी मिलेगी, सिर्फ यही नहीं आगे भी हर जगह आपको आर्मी ही आर्मी दिखने वाली है। तो दोस्तों खारदुंगला से नीचे उतरते ही अब आपने एंटर कर दिया है द मोस्ट इनक्रेडिबल नुब्रा वैली में। ये वैली बेहद खूबसूरत है। कितनी दफा तो आप पहाड़ को देख रहे होगे और आपको उसमें इतने कलर्स दिखेंगे कि आप पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये कौन से कलर्स हैं। कितने कलर्स के तो मुझे नाम भी नहीं पता, जिनके मैंने पहाड़ ऑलरेडी देख लिए है नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली बहुत खूबसूरत है और सबसे बेस्ट चीज ये है यहाँ की कि आपको डिफरेंट
कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप दिखेंगे। कहीं आपको एकदम बेज कलर के बंजर पहाड़ दिखेंगे, तो कहीं आपको एकदम लश ग्रीन फील्ड्स दिखेंगी, मार्शी फील्ड्स दिखेंगी। फिर आपको ऑन द कॉन्ट्रेरी ग्रे कलर के पहाड़ दिखेंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी आपको ग्रीन लाइनिंग्स दिखेंगी। बाज दफा तो ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने ऑयल पेस्टल्स का सेट लिया हो और बैठ के प्रॉपर ये कैनवास पे उन्होंने पेंट किया। सीरियसली इतनी खूबसूरत यहाँ पे हर दूसरी जगह पे आपका मन करेगा कि आप रुको, फोटोज क्लिक करो। जो ड्राइव है वो बेहद हसीन है। और जो रोड की अगर मैं बात करूं तो बीआरओ ने बहुत मेहनत करी है हाईवेज बनाने के लिए, मैक्सिमम कनेक्टिविटी कर दी है उन्होंने। लेकिन तब भी हार्श वेदर की वजह से और विंडी कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं लद्दाख में, उसकी वजह से ना, और लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड्स ना बीच बीच में डैमेज आपको मिल सकते हैं। बहुत जगह आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल सकता है। बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि अगर ट्रैफिक जैम लग गया है और कहीं कुछ बहुत मेजर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, चांसेस हैं कि आपको घंटों तक भी वेट करना पड़े। हमारे साथ हुआ था ये, नुब्रा वैली के रास्ते में नहीं हुआ था, लेटर हुआ था जर्नी में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो डिस्किट तक का रास्ता है वो बेहद सुंदर है। टेरेन हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद ना पूरा टेरेन ही चेंज हो जाता है। पहाड़ों का कलर चेंज हो जाएगा, उनकी रंगत, उनकी जो मिट्टी, जो पत्थर की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो ही चेंज हो जाएगी ऑल टुगेदर। तो अगर आप एक जर्नी लवर हो, मतलब अगर आप सफर को एंजॉय करना चाहते हो, तो नुब्रा वैली का सफर शायद सबसे खूबसूरत होगा पूरी आपकी इस लेह लद्दाख की ट्रिप पे। डिस्किट जो है वो एक छोटा सा गांव है नुब्रा वैली का, जहाँ पे आप रुक सकते हो, अपना हॉल्ट ले सकते हो, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। आप एक ही दिन में अगर तुरतुक पहुंचना चाहते हो तो आप यहाँ मत रुकना। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्किट में रुको या यहाँ पे चिल वगैरह करो या आसपास का एरिया एक्सप्लोर करो, तो आप रुक भी सकते हो। यहाँ पे काफी सारे आपको होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। होटल्स तो नहीं है यहाँ पे, होम स्टेज और छोटे छोटे हॉस्टल्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाए। तो डिस्किट में एक्सप्लोर करने के लिए दो मेजर अट्रैक्शंस हैं। एक तो है डिस्किट का वर्ल्ड फेमस बुद्धा स्टैचू एंड दूसरी है डिस्किट की मॉनेस्ट्री। डिस्किट का जो ये स्टैचू है, जिसको डिस्किट गोम्पा भी बोलते हैं, ये आप ना एक बहुत ही दूर के डिस्टेंस से भी स्पॉट कर लोगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है। पहली बात तो ये पहाड़ पे लोकेटेड है और ऊपर से ये करीब करीब 600 से भी ज्यादा फीट टॉल है। यहाँ जब आप पहुंचोगे, यहाँ से आपको डिस्किट का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखेगा। बेहद खूबसूरत नजारा है इसका। और ये स्टैचू देख के, जब आप नीचे खड़े होके ये स्टैचू को देखोगे ना, तो एक अलग ही लेवल की थ्रिल और आपको फीलिंग आई। और मुझे तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे देख के, क्योंकि इतना विशाल स्टैचू मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, और वो भी बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। तो इमेजिन करो कि ये स्टैचू है और आसपास इतने सारे बंजर पहाड़ हैं और नीचे एकदम लश ग्रीन फील्ड। इट वाज अ साइट जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अभी बैठ के मैं आंख बंद करती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ ना, तो मैं फौरन इंस्टेंटली मैं उस जगह पे पहुंच जाती हूँ, क्योंकि वो इतनी डिस्टिंक्ट है ना। ऐसी शायद कोई भी जगह नहीं होगी इंडिया में जैसे कि लद्दाख। मैंने तो आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूंगी। तो दोस्तों, डिस्किट में रुक के आप थोड़ा चिल वगैरह कर सकते हो। आप अगर चाहो तो लंच कर सकते हो। यहाँ पे हम लंच के टाइम ही पहुंचे थे। यहाँ पे आई थिंक 2-2:30 बज रहा था दोपहर का जब हम यहाँ पहुंचे थे। तो हमने बढ़िया सा लंच किया था यहाँ बैठ के। बहुत जोरों की भूख लग रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता करे हुए थे और फिर बीच में तो कुछ खाने मिला नहीं था। तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से खावा सकते हो। एंड देन ऑफ टू तुरतुक। दोस्तों, डिस्किट से तुरतुक का जो रास्ता है, ये थोड़ा एक और लेवल अप हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बीइंग चैलेंजिंग, क्योंकि अब ना यहाँ पे ऑफ रोडिंग हमें तो काफी ज्यादा मिली थी। अब हो सकता है कि रोड्स वगैरह बन गए हो प्रॉपरली, क्योंकि उस टाइम जब मैं गई थी तब तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था काफी जगहों पे, और काफी जगहों पे ना सस्पेंशन ब्रिजेस थे, या तो कम्प्लीटली आयरन वाले ब्रिजेस थे या एक दो जगह हमें सस्पेंशन ब्रिजेस भी मिले थे। तो वो ब्रिज क्रॉस करने में ना हालत टाइट हो रही थी और बहुत थ्रिलिंग लग रहा था। और नीचे से टर्कोइज ब्लू कलर की रिवर बह रही। वो साइड जो है ना, वो बहुत इनक्रेडिबल है और बहुत खूबसूरत है। और जितने भी रास्ते बने हुए हैं पूरी नुब्रा वैली में, वो पूरे पहाड़ काट काट के बना। तो कितनी जगह तो पता है कैसा है कि आधे माउंटेन की टनल बनी हुई है और आप वो टनल के बीच में से निकल के जाते हो। और काफी जगह तो छोटी छोटी पूरी टनल्स बनी हुई है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वाली टनल्स नहीं, लेकिन छोटी छोटी, जैसे कि ऊपर माउंटेन का कर्वेचर आ रहा है और आप उसके नीचे से निकल के जा रहे हो। तो
तो वो चीजें मुझे बहुत थ्रिलिंग लगी थी। रास्ते में बहुत सारी स्ट्रीम्स पड़ी थी, एक दो जगह तो हम रुके भी थे, हमने फोटोज वगैरह भी क्लिक करी थी, वीडियोस वगैरह बनाई थी, क्योंकि वो नजारा इतना सुंदर था ना कि इतना सुंदर नजारा मैंने कहीं भी नहीं देखा है आज तक किसी भी रोड ट्रिप पे। और आई थिंक यही चीज है एक लद्दाख की, जो कि ना इंसान को जर्नी का मजा लेना सिखाती है, ना कि बस डेस्टिनेशन पे पहुंचना। क्योंकि हम ना इतनी देर की हमारी जर्नी हो गई थी, हम इतना ज्यादा थक चुके थे, लेकिन तब भी हमें घबराहट नहीं हो रही थी कि यार हम फटाक से तुरतुक पहुंच जाए। हम ना जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि भाई जर्नी है ही इतनी खूबसूरत। अब एक टर्कोइज कलर की नदी बह रही हो सामने से, तो किसका मन नहीं करेगा यार कि वहां आप रुको, वहां फोटोज वगैरह क्लिक करो। काफी सारे हमें रास्ते में ट्रैवलर्स भी मिले थे, काफी सारे बाइकर्स भी मिले थे, जो कि ये स्ट्रीम्स पे रुक के हॉल्ट ले रहे थे, थोड़ी देर थोड़ा चिल कर रहे थे, रेस्ट अप कर रहे थे। और बहुत खूबसूरत था यार ये पूरा मंजर, और ये पूरा जो सफर है ले से तुरतुक जाने का। दोस्तों तुरतुक पहुंचे थे हम कुछ 5:30-6 बजे के करीब, और एग्जैक्टली इस टाइम पे ना सनसेट हो रहा था। तुरतुक जो है वो एक छोटा सा बल्तिस्तानी विलेज है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम इंडिया के साइड पे आ गया था। जो 1970s में पार्टीशन हुए थे ना, जो वॉर हुई थी, उस टाइम पे ना ये वाला हिस्सा इंडिया के साइड आ गया था। थैंक गॉड आ गया था, अगर नहीं आता तो हमें इतना खूबसूरत कल्चर और इतने खूबसूरत लोगों से कभी भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो तुरतुक में हम पहुंचे थे सनसेट के टाइम ही। तो पहाड़ों पे तो मतलब सनसेट हो गया, मतलब टाइम आउट। रात में वहां पे देखने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो हम डायरेक्टली चले गए थे अपने होम स्टे पे। हमने होम स्टे बुक करके रखा था, एंड होम स्टे की जो डिटेल्स है वो सारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये भी एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ये होम स्टे मिला था। यहाँ स्टे करके मुझे इतना प्यार मिला है, और इतनी नई नई चीजें सीखने को मिली है, और एकदम रॉ और नेचुरल तरीका जिंदगी जीने। जो पूरी तुरतुक की जो सिटी है, वो जो मेन रोड है उससे ऊपर जाके आपको थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता है। वहां पे मेन विलेज लोकेटेड है, जो कि फरोल विलेज भी कहलाती है। वहां पे आप रुक सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज वगैरह भी हैं, छोटे छोटे से एकदम एस्थेटिक टाइप के कैफेज। वहां बैठ के आप चिल वगैरह भी कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे होम स्टे में ही रुकना था, और मुझे होम स्टे की जो प्रॉपर वो ऑथेंटिक फील है ना, वो लेना थी। तो हम होम स्टे पहुंच गए थे। वहां पे हमने चेंज वेंज किया, थोड़ा चिल किया। होम स्टे में जितने लोग रह रहे थे उनके साथ थोड़ी चिट चैट करी। उसके बाद ना यहाँ होम स्टे का ये कल्चर था कि आप उनके साथ जाओ खुद, और उनका एक किचन गार्डन था, वहां पे जाके आप वेजिटेबल्स वगैरह कलेक्ट करो। तो वहां से हम वेजिटेबल्स वगैरह कलेक्ट करके लाए थे। और ऑल्दो हम इतना ज्यादा थके हुए थे, लेकिन तब भी हमें वो एक्सपीरियंस को जीना था, तो हम लगे रहे। हमने सबके साथ मिलके वेजिटेबल्स वगैरह कट करवाए, और बीच में लाइट भी चली गई थी, तो अंधेरे में सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। मतलब देख रहे हो कितना पारिवारिक सा माहौल बन गया था वहां पे। वो बहुत मजा आ रहा था यार, बहुत अलग तरीके की वाइब आ रही थी। तो ये सब हमने किया। और जिनका होम स्टे था उनका नाम है बिल्किस, तो वो हमारे लिए कुक कर रही थी, वो और उनके हस्बैंड। बहुत ही स्वीट लेडी है वो, और उनके हस्बैंड भी। फिर उसके बाद डिनर सर्व हुआ था, तो फिर सबने डिनर किया। उसके बाद डिनर वगैरह करके हम लोग चले गए थे सोने। तो यहाँ खत्म हो गया था हमारा ले से तुरतुक आने का सफर। दोस्तों तो नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे तुरतुक विलेज को एक्सप्लोर करने। तो तुरतुक विलेज जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर का गेटवे, एंड यहाँ से ना जो पाकिस्तान की K2 पीक है वो भी विजिबल होती है। उसके जो हायर पीक्स हैं वो विजिबल होते हैं यहाँ से। और अगर आप तुरतुक में हो ना, तो आपको दोनों साइड, इंडिया साइड भी और पाकिस्तान साइड भी, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के सोल्जर्स भी देख रहे होते हैं, और कॉन्स्टेंटली आपको इंडिया के सोल्जर्स भी देख रहे होते हैं। तो जगह जगह ना आपको तुरतुक में ऐसे साइन बोर्ड्स लगे मिलेंगे कि यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। मतलब बोलने की बात है, वैसे तो मजाक मजाक में मुझे नहीं लगता कि अब कोई एनिमी वाला फैक्टर बचा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दोस्तों तुरतुक जो है ना, वो गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन में फॉल करती थी पहले, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई ना, तब वो इंडिया के हिस्से में आ गई। यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है। यहाँ के मेडोज, यहाँ का जो पूरा सीनिक ब्यूटी है, वो पूरे नुब्रा वैली और पूरे लद्दाख से बहुत डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो जो विलेज बनी हुई है वो पूरी ना छोटे छोटे पत्थरों की बनी हुई है। रास्ते भी एकदम पतले पतले हैं, और बीच में आपको पतली पतली नहरें बहती हुई दिखेंगी। और जो इनके घर भी हैं वो भी अब तो थोड़े पक्के बन गए हैं, लेकिन काफी सारे घर यहाँ अभी भी खाली पत्थरों के बने हुए हैं।
नेचुरल फ्रीजर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे वॉर टाइम के बंकर्स हैं, आप वो देख सकते हो जिसमें ना सोल्जर्स छुपते थे जब वॉर चल रही थी। और यहाँ का आप आर्किटेक्चर देखोगे ना, वो देखोगे वो बहुत ही अलग तरीके का है। इतने छोटे छोटे से गेट्स बने हुए हैं जहाँ आपको घरों में ना अंदर घुस के जाना पड़ रहा है वो गेट्स के अंदर से, और आप अंदर घुस रहे हो तो इतनी ठंडी हवा आ रही है आपको नीचे जमीन में से। तो ये ना एक साइंस और नेचर का बहुत ही बड़ा वंडर लगा मुझे। और सबसे बेस्ट बात, चेरी ऑन टॉप कह दो या एप्रिकॉट ऑन टॉप, यहाँ के एप्रिकॉट बहुत बहुत डिलीशियस होते हैं। इसे एप्रिकॉट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसी वजह से। मैंने तो इतने एप्रिकॉट्स खाए ना यहाँ तोड़ तोड़ के। यहाँ हर फील्ड में आपको एप्रिकॉट्स मिलेंगे और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली होते हैं ना कि आप एप्रिकॉट तोड़ने का उनसे कहोगे तो वो आपको रेडिली तोड़ के भी दे देंगे। मैं तो जिस होम स्टे में रुकी थी उनके पास बहुत बड़ा पेड़ था एप्रिकॉट का, और मैंने वहां से बहुत सारे एप्रिकॉट्स तोड़े थे और मैं बहुत सारे लेके भी आई थी रास्ते में खाने के लिए। आज तक मैंने इतने एप्रिकॉट्स नहीं खाए अपनी लाइफ में जितने मैंने तुर्तुक में खाए थे। मतलब एकदम पेट भर के नहीं, दिल भर के मैंने एप्रिकॉट्स खाए थे यहाँ पे। और पूरी विलेज ऐसी है कि यहाँ पे आप पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते, गाड़ी वगैरह या कार वगैरह लेके आप नहीं घूम सकते। पूरा फुट से ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। एंड जब आप पूरा विलेज एरिया एक्सप्लोर कर लोगे ना तो इवेंचुअली आप पहुंच जाओगे यहाँ के ब्रिज पे। ये ब्रिज बहुत फेमस है और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है। ये एक स्ट्रीम के ऊपर बना हुआ है और ये स्ट्रीम ना ऊपर ग्लेशियर से बहती हुई आती है और उसका पानी एकदम टर्कोइज ब्लू कलर का होता है। तो जब ये मंजर आप देखोगे ना खड़े होके उस ब्रिज पे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। बिल्कुल भी इंडिया वाली फीलिंग नहीं आती है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में आ गए हो या आप किसी एकदम अलग सी ही जगह पे चले गए हो। इंसानों की दुनिया तो बिल्कुल नहीं लगती, ये सीरियसली परियों की दुनिया है। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि मैं वापस ही ना जाऊं। मतलब अगर मेरे पास टाइम ज्यादा होता ना तो मैं यहाँ डेफिनेटली 2-3 दिन आराम से रुकती, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बहुत बहुत डिस्टिंक्ट है। एंड सबसे मेन बात यह है कि ये ना रिसेंटली ओपन हुआ है टूरिस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए। इससे पहले यहाँ पे इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे ना, क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और उनके बीच बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का आना पहले अलाउड नहीं था। कुछ साल पहले ही यहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट को अलाउ किया है। एंड थैंक गॉड मैं ऐसे टाइम पे लद्दाख आई एंड आप ऐसे टाइम पे लद्दाख जा रहे हो कि आप भी ये हिडन जेम एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ के लोग जो है ना दोस्तों, वो हिंदी नहीं बोलते, वो लद्दाखी नहीं बोलते, वो लोग बल्तिस्तानी भाषा बोलते, क्योंकि ये गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन के लोग हैं। तो बल्तिस्तानी भाषा एकदम ही अलग होती है। और वहाँ होम स्टे में भी वो लोग बात कर रहे थे ना, तो मैं बस उनको देख रही थी एस्टॉनिशमेंट में कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रही थी यार। बहुत बहुत डिस्टिंक्ट लैंग्वेज थी। सबसे बेस्ट चीज तो यार इन लोगों का खाना। ये लोग इतने हार्श कंडीशंस में रहते हैं, मतलब समर ही एक इनके लिए थोड़ी राहत लेके आता है, नहीं तो विंटर्स में तो इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज है कि ये लोग बेस्ट टाइप ऑफ खाना खाते हैं, क्योंकि ये हर चीज नेचुरली ग्रो करते हैं अपने खुद के फार्म्स में। सारी सब्जियां इनकी नेचुरल होती हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, 0 प्रिजर्वेटिव्स एंड 0 एडल्ट्रेशन इन एनी फ्रूट एंड इन एनी वेजिटेबल। यहाँ पे हमने बहुत ही अलग तरीके के खाने खाए थे, स्पेशली होम स्टे में। हमने बकवीट पैनकेक्स खाए थे, जो कि बकवीट जो होता है ना वो वीट की कोई सी प्रजाति होता है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग आ रहा था। ये डोसे जैसा था जो इन्होंने पैनकेक बनाया था, लेकिन इसका टेस्ट इतना अलग सा आ रहा था ना, एक अलग सा स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था। और मैंने इनसे पूछा कि ये बकवीट अगर हमें खरीदना है तो हम कैसे खरीद सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये 800 रुपीज पर केजी मिलता है बकवीट। ऑथेंटिक बालती चीजें होती है ना, उससे खाया था। उसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्ड व्लॉग बताया, मुझे उन डिशेस का नाम अभी याद नहीं है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। होम स्टे का वो अलग से व्लॉग देख सकते हो और उसमें मैंने पूरी डिटेल्स दी है कि हमने वहां कब क्या चीज खाई थी, हर चीज का नाम भी मैंने उसमें बताया। दोस्तों तुर्तुक हमने एक्सप्लोर कर लिया था लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में। बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं है, ऑल्दो जितनी चीजें हमने देखी वो बहुत डिफरेंट थी और वैसी चीजें हमने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। गाइस अगर आपने हॉबिट देखी होगी ना तो उससे सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस मिलती है तुर्तुक की। छोटे छोटे मेडोज, जैसे हॉबिट में लैंडस्केप्स दिखाए हैं ना, एकदम मार्शी लैंड और लैंड के अंदर ही घुस के घर बने हुए हैं लोगों के,
बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर स्टाइल का आर्किटेक्चर है तुर्तुक का भी। उससे सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस आई थी मुझे जब मैं तुर्तुक एक्सप्लोर कर रही थी। तो दोस्तों तुर्तुक एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थे टुवर्ड्स थांग, जो कि है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। दोस्तों ये पड़ता है तुर्तुक से करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ जाने का रास्ता बहुत एडवेंचरस है क्योंकि तुर्तुक का जो मेन रोड है वो प्रॉपर बना हुआ, लेकिन जैसे ही आप मोर टुवर्ड्स द बॉर्डर एरिया जाओगे वैसे वैसे आपको काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग मिलने लगेगी, और रास्ते में आपको ऐसे ऐसे ब्रिजेस क्रॉस करने पड़ेंगे ओवर द श्योक रिवर, जिसपे से सिर्फ एक गाड़ी एट अ टाइम निकल सकती है। तो बेसिकली ना ये वुडन सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं और ये थोड़े से वीक भी होते हैं। तो जैसे ही गाड़ी इनके ऊपर जाती है ना वैसे ही आपको लकड़ी के क्रीक होने की आवाज आएगी। ये बेसिकली इनका जो बेस होता है ना वो लकड़ी से बना होता है, और इनकी बॉर्डर्स जो होती हैं वो आयरन की होती है, और फिर सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं ये प्रॉपर, एंड ये बने हैं ओवर द श्योक रिवर। तो श्योक रिवर जो है उसको द रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका फ्लो जो है ना पूरे लद्दाख में वो बहुत खतरनाक है, बहुत टर्बुलेंस वाला फ्लो है, बहुत ही अलग लेवल का थ्रिल आता है जब आप इन ब्रिजेस पे से जाते हो। और कई दफा तो ऐसा होता है कि बहुत लंबी वेटिंग करनी पड़ती है। ब्रिज इतना कमजोर होता है कि एक बार में ना उस पे एक ही गाड़ी जा पाती है, तो या तो वहां से गाड़ी आ सकती है या यहाँ से गाड़ी जा सकती है। लेकिन ये ब्रिजेस क्रॉस करते टाइम इतनी डरावनी फीलिंग आती है, इतना थ्रिल आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका दिल थोड़ा कमजोर है ना तो थोड़ा सा ना उसको सहानुभूति की जरूरत पड़ेगी जब आप इन ब्रिजेस पे से जा रहे होगे। या मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि बाहर मत देखना, बहुत बहुत थ्रिलिंग नजारा होता है जब आप ब्रिज से बाहर देखते हो ना। तो ये वुडन सस्पेंशन ब्रिज है, नीचे ब्रिज की वुड के क्रीक होने की आवाज आ रही है, नीचे उसके नदी बह रही है इतने खतरनाक फ्लो में, और सामने आपको दिख रहे हैं पूरे बेज कलर के पहाड़ और माउंटेन की पीक्स। उफ, क्या नजारा होता है भाई, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होता है। ऐसी फीलिंग कहीं जाके नहीं आएगी आपको जैसी इस पर्टिकुलर जर्नी के टाइम आएगी। तो दोस्तों थांग पहुंचते साथ ही आपको वहां पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा जो बॉर्डर एरिया है, और वहां पे बहुत सारे लोकलाइट्स भी बैठे होते हैं जो कुछ कुछ चीजें सेल कर रहे होते हैं। तो मैं तो यार ये सजेस्ट करूंगी अगर आप किसी भी ऐसे बॉर्डर एरिया पे जा रहे हो तो वहां के लोगों को ना कुछ दे के आप, जितना भी आप दे सकते हो, जितनी भी आपकी इस्तेताअत हो या जितनी आपकी स्पेंडिंग लिमिट हो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत दे दो, क्योंकि इन लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है ना। मतलब हम इतनी आसानी से अपने घरों में बैठे हैं, जब चाहे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, जब चाहे ग्रोसरीज ऑर्डर कर रहे हैं, अब तो हर चीज हमारी एक सिंगल टैप पे हो रही है। लेकिन इनकी लाइफ ना वहां पे बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए ना इनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें इनके लिए इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, एंड वहां पे पहुंचने के लिए चीजें इतना ज्यादा टाइम और इतना ज्यादा फ्यूल लगता है, इसलिए ना इनकी लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मतलब जो अर्बन सिटीज में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल होता है उससे कम से कम 4 या 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव इनका मिडिल क्लास लाइफस्टाइल हो। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप जा रहे हो कुछ ना कुछ दे के आओ, या अगर वो लोग जो सेल कर रहे हैं वो चीजें खरीद लो थोड़ी बहुत। थांग की खासियत ये है कि थांग से आपको पाकिस्तान डायरेक्टली दिखता है। तो इंडिया के साइड पे ये थांग विलेज है और पाकिस्तान के साइड पे ना फारनू विलेज है। तो अगर आप वहाँ पे बहुत सारे लोकल्स होते हैं जो बाइनोकुलर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे बाइनोकुलर्स रेंट कर सकते हो 100, 150, 200 रुपीज में। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट होता है इनका, और आप बाइनोकुलर से देख सकते हो प्रॉपरली। आपको पाकिस्तानीज दिखेंगे भी, वहाँ के छोटे छोटे जो गांव बस्ती में लोग हैं वो आपको फार्मिंग वगैरह करते हुए दिखेंगे, चलते फिरते दिखेंगे। तो ये एक हाईलाइट है। और पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं वो भी आपको, वो तो नेकेड आई से भी दिखते हैं, लेकिन वो माउंटेन्स के ऊपर जो बंकर्स होते हैं वो आपको इन बाइनोकुलर से एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये एक काफी अलग एक्सपीरियंस है थांग का। अगर आपको बॉर्डर वाला एक्सपीरियंस लेना है ना तो आप थांग जरूर जाना। थांग एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थे डायरेक्टली टू हुंडर। अब रास्ता तो एक ही है तो वापस हम सेम रास्ते से आए थे, एंड बीच में हम एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने थोड़ा टी ब्रेक वगैरह लिया था, थोड़ी मैगी वगैरह खाई थी। और वहां पे ही वी वर लकी इनफ, वहां जस्ट ऑपोजिट ही बहुत बड़ा एप्रिकॉट का पेड़ था, और वहां से हमने इतने सारे एप्रिकॉट्स तोड़े थे, और पूरे रास्ते हम लोग वो एप्रिकॉट्स खाते हुए आए थे अंटिल वी रीच द हुंडर सैंड ड्यून्स। दोस्तों हुंडर सैंड ड्यून्स पहुंचने के बाद आपको एक टोटली डिफरेंट लैंडस्केप दिखेगा। अभी तक आपको तुर्तुक में बहुत टर्कोइज
नाइस रिवर्स दिख रही थी, ग्रीनरी दिख रही थी, एप्रिकॉट के पेड़ दिख रहे थे। लेकिन हुंडर सैंड ड्यून्स में आपको दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे। ऊंचे ऊंचे इन द सेंस इतने ऊंचे पहाड़ नहीं जितने बड़े वाले पहाड़ होते हैं, बट ड्यून्स जो होते हैं। तो इसी वजह से हुंडर के जो सैंड ड्यून्स है ना वो फेमस है, क्योंकि वो ड्यून्स जो है वो आपको ऐसी फीलिंग देते हैं जैसे कि आपने दुबई वगैरह की वीडियोस देखी होंगी डिजर्ट सफारी वाली, बिल्कुल सेम वो वाली फीलिंग होती है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो दुबई की डिजर्ट्स होती हैं वहां पे आपको मस्टर्ड कलर की सैंड दिखती है या ब्राउन कलर की सैंड दिखती है, लेकिन नुब्रा वैली में आपको ग्रे कलर की सैंड दिखेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। ग्रे कलर होता है या तो डार्क ग्रे होता है या लाइट ग्रे होता है, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है अलग अलग जगह पे। अब हुंडर में आपको देखने को मिलेंगी दो बहुत ही यूनिक चीजें। एक तो है डबल हम कैमल्स जो कि बेहद क्यूट होते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इन पे कैसे बैठ जाते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एंड मुझे ना थोड़ी ऐसी दया टाइप की भी आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप अगर चाहो तो डबल हम कैमल की राइड भी ले सकते हो। और दूसरी चीज होती है मेजर एटीवी राइड। भाई एटीवी राइड बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप थ्रिल सी करो ना तो एटीवी राइड जरूर करना। फिर से मैं दुबई का रिजेम्बलेंस दूंगी क्योंकि दुबई की डेजर्ट सफारीज में ही मैंने देखा है लोगों को एटीवी चलाते हुए, और वो सेम फीलिंग जो मुझे वो वीडियोस देख के आती थी ना वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ली वहां पे एटीवी चला के। बेहद थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों हुंडर में आपको काफी अलग अलग टाइप के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे, रिसोर्ट्स भी मिल जाएंगे और कैंप्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जनरली यहाँ पे ऑप्शंस ना लिमिटेड होते हैं एंड कैपेसिटी इनकी लिमिटेड होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्री बुकिंग करके निकलो ताकि आपको वहां जाके ना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े या आपको ढूंढना नहीं पड़े ज्यादा। मैंने जहां स्टे किया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफी डिसेंट सा स्टे था एंड सर्विस भी उनकी मुझे काफी अच्छी लगी थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि वहां से व्यू मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा था। तो आप अगर चाहो तो वहां पे भी रुक सकते हो, या अगर आपके पसंद का कोई आपको स्टे मिल रहा हो तो आप वहां पे भी जाके रुक सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप एक्सप्लोर कर लेना। ऑनलाइन आपको सब कुछ रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा। अगले दिन हम हुंडर से निकल गए थे टुवर्ड्स पैंगोंग लेक एंड हमारा निकलने का टाइम था अराउंड 8:30 AM। हुंडर से पैंगोंग जाने का जो रास्ता है ना वो जरा ट्रिकी है। पिछले साल तक तो ट्रिकी था एटलीस्ट, अब मुझे नहीं मालूम इस साल अगर बीआरओ ने कंप्लीटली हाईवेज बना दिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल तक तो काफी चैलेंजिंग रोड था, मतलब 40% तो पूरा प्रॉपर रोड था लेकिन 60% ऑफ रोड था। तो अगर इस साल भी वो हुआ तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों हुंडर से पैंगोंग लेक का रास्ता अप्रोक्सीमेटली 156-157 किलोमीटर का है एंड यहाँ पे भी आपको करीब करीब 6 से 7 घंटे लगेंगे पहुंचने में। हम जब हुंडर से निकले थे तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया था क्योंकि आगे ही ना लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड क्लियर करने की वजह से हमें कम से कम आधे से पौन घंटा वेट करना पड़ा था ट्रैफिक में एंड कोई भी नहीं जा पा रहा था। मतलब ना बाइक जा पा रही थी ना कार्स जा पा रही थी, सभी लोगों को वहां पे खड़ा रहना पड़ा था और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था। तो ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी है, सिंगल लेन रोड है, तो ये चीज एक आप अपने दिमाग में रखना। बाकी रास्ता बहुत थ्रिलिंग है, ऑफ रोडिंग है तो अब आप समझ ही रहे हो कि ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होता है। और जब मैं गई थी तब तो प्रॉपर वहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पे रोड ही नहीं था। पूरा रोड ऐसा नहीं है कि एट अ स्ट्रेच पूरा रोड है या एट अ स्ट्रेच पूरा ऑफ रोड है, पैचेस में है। थोड़ा पैच पे रोड है, फिर एक पैच आएगा जहाँ पे ऑफ रोड है, फिर एक पैच आएगा जहाँ पे रोड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेजोरिटी उस टाइम पे ऑफ रोड ही था। तो बहुत ज्यादा धूल थी रास्ते में, पूरी धूल उड़ के आ रही थी। कितनी दफा तो ऐसा हो रहा था कि धूल की वजह से इतनी धूल उड़ रही थी रास्ते में क्योंकि आगे ऑलरेडी और गाड़ियां जा रही थी तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमारी गाड़ी से कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें, आगे सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी और पहाड़ दिख रहे थे। तो वो काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। एंड दूसरा थ्रिल जब आता है जब आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलती है। काफी सारी वाटर क्रॉसिंग्स मिलती हैं। अगर मैं काउंट करूं तो करीब करीब 6 से 7 वाटर क्रॉसिंग्स मिली थी हमें पैंगोंग लेक जाने के टाइम। एंड वाटर क्रॉसिंग्स का पता है क्या सीन है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे पानी का फ्लो भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए सजेस्ट ये करते हैं कि एकदम आप अर्ली स्टार्ट लो ताकि वाटर क्रॉसिंग्स जो है ना वो एकदम मिनिमल वाटर लेवल पे आप क्रॉस कर पाओ। लेकिन वही बात है कि ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है तो फिर इस चीज से बचना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत मजा आया था यार वाटर क्रॉसिंग में। एक दो दफा तो ऐसा हुआ था कि हमारी कार स्टक हो गई थी और पीछे से धक्का लगवाना पड़ा था और बाकी बहुत सारे बाइकर्स वगैरह भी थे जो पूरे भीग गए थे वाटर क्रॉसिंग से निकलने में। तो अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप वाटर प्रूफ कपड़े पहने हो, नहीं तो अगर वाटर प्रूफ नहीं होंगे ना तो वो पूरे भीग जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया है कि ये प्रिकॉशन आप ले लेना अगर आप बाइक से जा रहे हो। बाकी रास्ता बेहद खूबसूरत है और यहाँ पे भी आपको एक अलग तरीके का टेरेन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप
पैंगोंग लेक की तरफ और बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें एक मिक्सचर दिखने लगता है माउंटेन्स का, ग्रीनरी का, और छोटे छोटे वहां पे आपको फूल भी दिखेंगे, मार्शी लैंड्स दिखेंगे बहुत सारे, क्योंकि श्योक रिवर बह रही है और श्योक रिवर के आसपास ना पूरा मार्शी लैंड होता है जो कि एकदम ग्रीन होता है। एंड वो देखना अलोंग विद बंजर पहाड़, वो एक बहुत ही खूबसूरत साइट होती है यार। और बीच बीच में आपको बहुत सारे ब्रिजेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप खड़े होके बढ़िया फोटोज क्लिक करवा सकते हो। फुल ऑन 100% वो जब तक के जान वाली फीलिंग होती है ना, सेम पूरी वो जब तक के जान वाली फील आप ले सकते हो ये नुब्रा से पैंगोंग जाने के रास्ते पे। स्टार्टिंग में तो हुंडर से जब हम निकलते हैं तब स्टार्टिंग में तो कुछ भी आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी हुंडर के ही जो मार्केट है वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह होती है हुंडर में, वहीं से ही आप ना एडिक्वेट स्नैक्स लेके कैरी करो अपने साथ और बहुत सारा पानी, क्योंकि एट अ स्ट्रेच कम से कम 50 किलोमीटर तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पूरा बंजर है, पूरा पेट्रोल भी नहीं मिलने वाला है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी डिटेल। रास्ते में फाइनली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन बिल्ड होता जाएगा आपका पैंगोंग लेक के बारे में। एक पॉइंट ऐसा आता है ना रास्ते में जहाँ पे आपको सफर बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इतना खूबसूरत होता है ना आसपास का मंजर। एक तरफ आपको बंजर पहाड़ दिखते हैं, दूसरी तरफ आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिखते हैं और छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हुई दिखती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यार, बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। तो सबसे पहला जो आप हॉल्ट लोगे ना वो आप अगम में ले सकते हो। आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैंटीन है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सारा ब्रिज है जो कि श्योक रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने सबसे खतरनाक फ्लो देखा था श्योक रिवर का, और बहुत नजदीक से, बिल्कुल बैंक पे खड़ी हुई थी मैं श्योक रिवर के और वहां से मैंने फ्लो देखा था। इतनी थ्रिलिंग फीलिंग आ रही थी ना, पूरा श्योक रिवर का पानी था, फुल स्पीड में वो पानी बह रहा था और उसके बैकड्रॉप में पूरे पहाड़ दिख रहे थे और ब्रिज दिख रहा था। बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे रुक के हमने थोड़े स्नैक्स वगैरह खाए थे। मुझे याद है हमने समोसा खाया था और एक समोसे की प्राइस थी 50 रुपए। तो ऑफकोर्स माउंटेन्स है यार, तो माउंटेन्स में तो प्राइस बढ़ ही जाती है हर चीज की। वहाँ पे जो एक रेगुलर फ्रूटी जो आपको 10 रुपए की मिलती है वो वहाँ पे आपको 30 रुपए या 40 रुपए की मिलेगी, क्योंकि यार वो इतने दूर, दुनिया से दूर बिल्कुल पहाड़ पे अगर वो कोई चीज बेच रहे, ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के तो उसको बेचेंगे। अगम से आप निकलोगे ऑन द वे आपको बहुत खूबसूरत वैलीज देखने को मिलेंगी। कुछ वैलीज तो आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जहां आपको 3 अलग तरीके के पहाड़ एक साथ दिखेंगे। खाली उनके कलर्स अलग नहीं होंगे, उनके जो पहाड़ की कंसिस्टेंसी होगी, जो उसकी मट्टी है, जो उसकी अर्थ की कंसिस्टेंसी होगी ना, वो भी बहुत अलग तरीके की होगी। ये भी चीज एक विटनेस करने वाली है। अगर आप एक सीनिक ब्यूटी लवर हो ना तो ये रास्ता आपको बहुत खुश करने वाला है। दोस्तों इवेंचुअली आप एट अ स्ट्रेच चलोगे करीब करीब 4 से 5 घंटे एंड फाइनली फिर आपका हॉल्ट ले सकते हो आप दुरबुक में। हमने दुरबुक में हॉल्ट लिया था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी छोटी सी ये विलेज है दुरबुक की। यहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है और डिसेंट सा खाना मिल जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट मत एक्सपेक्ट करना, एकदम बेसिक सा खाना होता है, लेकिन हाँ पेट भरना है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा खा लेना, क्योंकि फिर यहाँ से पैंगोंग तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर हम आगे बढ़ रहे थे ऑन द दुरबुक श्योक रोड एंड वहां पे आप ऊपर एट अ हाई ऑल्टीट्यूड होते हो एंड वहां से ना आप फिर नीचे उतरते हो। तो वो रोड पे जब आप नीचे उतर रहे होते ना, वो इतनी स्टीप उतार है, वो रोड की जो स्टीपनेस है ना, आपको जो टॉप पॉइंट पे आप हो गए वहां से आपको जो रोड का बिल्कुल मोस्ट लोएस्ट पॉइंट है वो आपको दिखेगा। इतनी स्टीप है वो, और वो मतलब पूरे ट्रिप का आई थिंक सबसे स्टीप रास्ता वही था। अदरवाइज इतना स्टीप तो अभी तक मैंने कहीं भी विटनेस नहीं किया था। कैमरा में पकड़ के बैठी थी लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था और इतना थ्रिल आ रहा था ना, क्योंकि मैं ऊपर हूँ माउंटेन टॉप पे और वहां से हम नीचे उतर रहे हैं। जिग जैग पूरी नीचे तक की रोड दिख रही है, नदी तक बहती हुई दिख रही है, लोग तक चलते हुए दिख रहे हैं। वो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हालत टाइट हो गई थी वहां पे। दोस्तों रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाओगे एक ऐसे एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा मार्शी लैंड दिखेगा आपको। बीच में रोड होगी और बाकी दोनों साइड सिर्फ मार्शी लैंड होगा और उनके साइड में से ना स्ट्रीम्स बह रही होंगी। और ये वाले मार्शी लैंड्स पे आपको मिलेंगे बहुत क्यूट से छोटे से मैरमॉथ। तो मैरमॉथ जो होता है ना वो स्क्विरल की एक प्रजाति होता है एंड ये ना जमीन में रहते हैं बरोज बना के, जैसे रैबिट्स रहते हैं ना, और ये बहुत प्रिटी और बहुत छोटे से क्यूट से होते हैं एंड बिल्कुल हार्मलेस होते हैं ये। तो आप ना रुक के इनके पास जाना, ये ना वहाँ पे छोटे छोटे जो फ्लावर्स उग रहे होते हैं ये वो खाते हैं जनरली। और अगर आप चाहो तो आप भी इनको अगर पीनट्स खिला सकते हो तो पीनट्स खिला देना, या अगर आपके पास और कोई नट हो तो
वो आप इनको खिला सकते हो। चिप्स वगैरह मत खिलाना, वहाँ पे लोग रुक के चिप्स खिला रहे थे, जो चीज हाथ में आ रही थी वो खिला रहे थे, वो मत खिलाना, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो जंगली जानवर है, उसको उसके हैबिटेट वाली चीजें खिलाओ। नट्स वगैरह खिला दो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इनके साथ बैठना थोड़ी देर, उसको हाथ भी लगाया था मैंने, तो मुझे बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही थी। इतना सॉफ्ट सा फर था ना, और ऐसा लग रहा था कि मैं उसको गोदी में उठा लूं, लेकिन वो सम रीजन उनके ना हाथों के नाखून बहुत बड़े थे, तो उस वजह से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने उनको गोदी में नहीं उठाया था। तो आप भी रुक के ये देख सकते हो, बहुत सारे मैमोथ्स होते हैं, वो पूरे में घूमते रहते हैं वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे हमारे यहाँ कैट्स और डॉग्स घूमते रहते हैं ना, वैसे वहाँ पे ये मार्शी लैंड्स में पूरे में मैमोथ्स घूमते रहते हैं। तो ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब भाई जो है ना, एंटिसिपेशन बहुत बढ़ जाती है इस पॉइंट पे आके कि पैंगोंग लेक कब दिखेगा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, हर चीज दिख रही है आपको, लेकिन आपको पैंगोंग लेक नहीं दिख रहा। फिर एक पॉइंट आता है जहां आपको फर्स्ट व्यू दिखता है पैंगोंग लेक का, बिल्कुल हल्की सी एक झलक दिखती है, इतना सा उसका पैच, दो पहाड़ों के बीच में से इतना सा उसका पैच दिखता है। फिर हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, एंड इवेंचुअली जब पैंगोंग लेक पूरा हमें दिखा, तब वहां से मेन रोड स्टार्ट हुआ, लाइक प्रॉपर कंक्रीट वाला रोड। फिर वहां से मेन प्रॉपर वाला रोड स्टार्ट हो गया था, एकदम लेवल्ड। और भाई पैंगोंग लेक को देख के आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना, मेरे तो आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत लेक आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी है। पूरा दूर दूर तक जहां तक देखो ब्लू, लाइट ब्लू, टर्कोइज ब्लू, हर ब्लू का शेड दिख रहा था उस लेक के अंदर। और तो और पहाड़ों का जो शैडो थी वो तक दिख रही थी उस लेक के अंदर। इतना हसीन नजारा था ना, कोई शायर ही शायद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ। काश मैं शायर होती। पैंगोंग लेक तो डेफिनेटली कुदरत का एक करिश्मा है, एंड आप जब इसको पहली बार देखोगे ना, आपको इतना सुकून महसूस होगा, इतना सुकून महसूस होगा। और पैंगोंग लेक जो है वो बहुत बड़े एरिया में डिवाइडेड है। पैंगोंग लेक का जो पहला विलेज है वो है स्पांगमेक, और जो लास्ट विलेज है वो सपोजिटली अभी तक मान विलेज था, जहां पे लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो स्पांगमेक विलेज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स होते हैं और छोटे छोटे लॉजिंग्स टाइप के होते हैं, यहाँ आप अपना कोई भी टेंट वगैरह बुक करके रह सकते हो। और स्पांगमेक विलेज ना मुझे बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड एरिया लगा, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे ना 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे वो पॉइंट भी बना है जहाँ 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, और वहाँ पे वो प्रॉप्स भी लगे हुए हैं। जैसे वो 3 इडियट्स की जो वो बेंच है वो लगी हुई है, करीना कपूर जो स्कूटर पे बैठती है वो वाली स्कूटर भी लगी हुई है। और जब तक है जान की भी शूटिंग हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने एक रॉयल एनफील्ड भी खड़ी करके रखी है वहाँ पे। तो काफी ज्यादा कमर्शियलाइज्ड एरिया लगा मुझे, एंड टेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे थे, मतलब दूर दूर तक जहां तक देखो ना स्पांगमेक में टेंट्स ही टेंट्स दिख रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पे रुकने का नहीं डिसाइड किया था। हमारे साथ वाले जो लोग थे वो लोग तो वहीं रुक गए थे, लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे जाके रुकेंगे, क्योंकि हमें रुकना था बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे एकदम शांति हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, बहुत ज्यादा लोग नहीं हो। सबसे बेस्ट बात ये लगी थी ना मुझे देख के इस लेक पे, कि यहाँ इतने सारे लोग थे, इतने सारे टूरिस्ट थे, लेकिन तब भी यहाँ पे कचरा नहीं था, और लेक में भी दूर दूर तक कहीं कचरा नहीं था। इतना साफ, इतना नीट, इतना क्लीन और इतना सुंदर। घंटों तक बैठ के आप वहां उस लेक को देख सकते हो, इतना खूबसूरत था सीरियसली। पैंगोंग लेक की खूबसूरती पूरी देख लेने के बाद, पूरा सनसेट देख लेने के बाद हम चले गए थे मान विलेज, जहाँ पे हमारा स्टे बुक था। दोस्तों मान विलेज एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी एक विलेज है। यहाँ पे आपको काफी सारे कॉटेजेस दिखेंगे, काफी सारे छोटे छोटे घर दिखेंगे, लोकलाइट्स दिखेंगे बहुत सारे, जो कि अपने याक्स को चरा रहे होंगे या अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे। इस वजह से ना यहाँ पे शोर शराबा भी बहुत कम होता है। पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता और वाईफाई भी नहीं होता। हो सकता है कि इस साल बन गया हो, वैसे आई हाईली डाउट इट, लेकिन जब आप दुनिया से इतना दूर होते हो, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड इतनी क्वेंट शांति में, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब इंसान अगर बैठ के वहां मेडिटेशन कर ले तो शायद वो निर्वाणा वाले लेवल तक डेफिनेटली पहुंच जाए। तो मान विलेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले तो रात में आप वहां बैठ के ना पूरा स्काई देख सकते हो, और स्काई में आपको इतने विविड स्टार्स दिखेंगे। और अगर आप लकी रहे और मौसम अच्छा रहा, क्लाउड्स वगैरह नहीं हुए ना, तो आपको मिल्की वे भी दिख सकता है। और चांद तो इतना नजदीक दिखता है ना, वहां से ऐसा लगता है कि हाथ से तोड़ लोगे। प्रॉपर डिस्टिंक्टली आप मून को वहां से देखोगे ना, अपने ना घर से मून को देख के जाना, और फिर पैंगोंग लेक पे जाके अपने
होटल की या होम स्टे की, जहां पे भी आप रह रहे हो वहां की टेरेस पे खड़े होके या नॉर्मल जमीन पे खड़े होके मून को देखना, इतना डिस्टिंक्ट फीचर्स दिखेंगी ना, और ज्यादा विविड और ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी आपको, और ऐसा लगेगा कि बहुत नजदीक आ गए हो आप मून के। तो ये चीज है। अगले दिन आप यहाँ पे ना सनराइज एक्सपीरियंस करना। सनराइज बेहद खूबसूरत होता है। मैं तो सनराइज होने के आधा घंटा पहले उठ गई थी, मैं रेडी हो गई थी और मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया था टाइम लैप्स पे, और पूरा सनराइज मैंने सुकून से बैठ के देखा था अपने होटल की विंडो सिल के ऊपर। बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा था। यहाँ मैं बैठी हूँ और सामने पैंगोंग लेक है। हा, ऐसा लग रहा था लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स को भुला चुकी थी मैं अपनी लाइफ की। अब क्या है ना, पैंगोंग लेक भी एक हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, करीब 4500 मीटर्स की हाइट पे है ये, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो मुझे हो गई थी थोड़ी। मैं होटल से निकल के ना मैं थोड़ी भाग ली थी। मैं भागी तो मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी और मुझे ब्रीदिंग इशू मुझे होने लगा था। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ब्रीदिंग इशू आपको भी हो रहा है तो ज्यादा भागना दौड़ना मत, लेकिन सुबह उठ के वॉक करते हुए जाना पैंगोंग लेक के पास। पैंगोंग लेक पे जाके आप बैठ सकते हो। पूरा 1-1.5 घंटे तक मैं वहां बैठी रही थी सुकून से, कुछ नहीं किया था मैं वहां पत्थर पड़े थे, पत्थरों से खेल रही थी, पानी में पत्थर फेंक रही थी, और दूर दूर तक मैं बस कलर्स देख रही थी कि कल मुझे इतने डिस्टिंक्ट कलर्स दिखे थे उसके, और आज सनलाइट में इतने डिस्टिंक्ट कलर्स दिख रहे थे। अब सनराइज हुआ था तो पूरे पहाड़ों की परछाई दिख रही थी उसमें, और हर थोड़े डिस्टेंस के बाद ना वो लेक का अलग ही कलर दिख रहा था। मतलब जितने पॉसिबल कलर्स होंगे ना सब दिख जाएंगे आपको वो उस लेक में। इतना खूबसूरत लेक है बाखुदा। तो पैंगोंग लेक पे चिल करने के बाद आप मान विलेज थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पे लोकल्स वगैरह से बात कर सकते हो। वहां पे याक्स होते हैं बहुत सारे, वो याक्स के पास आप जा सकते हो, और वहां की जो ब्यूटी है ना वो आप विटनेस कर सकते हो। मान विलेज में जो आपको पहाड़ दिखता है ना, यूजुअली वो ग्रेश कलर के होते हैं, थोड़े ग्रे और थोड़े बेज कलर के। एक तरफ के ग्रे होते हैं, एक तरफ के बेज होते हैं, और सामने आपको माउंटेन पीक्स दिखती है जहां पे आपको स्नो भी दिखती है। तो वो नजारा ऐसा होता है ना कि मैंने तो जो अपनी पूरी डिटेल जो वीडियो डाली थी पैंगोंग लेक की, मान विलेज की, तो कितने लोगों ने उसमें कॉमेंट करा है कि भाई ये तुम्हारा बैकग्राउंड रियल नहीं है, जबकि वो प्रॉपर रियल बैकग्राउंड है। बिल्कुल उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कलर करेक्शन करा है मैंने, बाकी वो पूरी रियल सीनरी है जो तुम्हें पीछे दिख रही है उस वीडियो में। इतना ही खूबसूरत है भाई लद्दाख के, देखो तो ना आंखों को यकीन आए खुद से, और ना ही किसी और को अगर आप वीडियो वगैरह बना के दिखाओ तो उसको भी यकीन करने में ना काफी टाइम लगेगा। जब तक इंसान खुद से नहीं देख लेता ना तब तक वो यकीन नहीं कर पाएगा। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना अनरियलिस्टिक लैंडस्केप है वहां। दोस्तों पैंगोंग लेक का जो मेन हाईवे है ना, जब वहां से आप खड़े होकर पैंगोंग को देखोगे ना तो वो आपको इतना ह्यूज दिखेगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, स्पेशली जब मान विलेज से आप उसको देखोगे। आई एम सो ग्लैड, मतलब मुझे थैंक यू बोलना है इंडियन आर्मी को कि उन्होंने पैंगोंग लेक का 1/3 रीजन इंडिया में ले लिया, और उसके बाद मुझे थैंक यू बोलना है आमिर भाई को। झूठ बोल रहा है। नो क्योंकि उन्होंने ही हमें और इस पूरी दुनिया को बताया कि पैंगोंग लेक एग्जिस्ट भी करता है। नहीं तो उससे पहले तो मैंने कभी भी पैंगोंग लेक का नाम ही नहीं सुना था। 3 इडियट्स के बाद ही पैंगोंग लेक का नाम सुना, और फिर ही लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया उसको। दोस्तों यहाँ खत्म हो गया था हमारा डे 4 भी, और मान विलेज पूरा घूमने के बाद हमारे ड्राइवर साहब आ गए थे हमको पिक करने, एंड देन वी वर बैक ऑन आवर वे। पैंगोंग से हम गए थे डायरेक्टली ले वाया चांगला पास। दोस्तों चांगला पास भी वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पासेस में आता है, एंड ये भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी अलग है। मिस्टर चांगला जो थे वो एक आर्मी पर्सोनल थे, एंड कोई सी वॉर में ना उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी मेमोरी में ही ना ये चांगला पास का नाम पड़ा है। और वहां पे चांगला बाबा का टेम्पल भी है, उनकी मेमोरी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे टेम्पल बनाया गया है। ये टेम्पल भी बहुत खूबसूरत है। पूरे टेम्पल के आसपास और टेम्पल के अंदर टिबेटियन फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो टिबेटियन फ्लैग्स तो यार वैसे ही इतने खूबसूरत लगता है, स्पेशली जब वो हवा में ऐसे स्लो मोशन में उड़ते हुए दिखते हैं, तो उनको उड़ता हुआ देख के पूरे वंडरलस्ट वाली फीलिंग जाग जाती है। तो वो वाले टेम्पल पे ना ये बहुत सारे थे, और जब मैं अंदर गई थी वो फ्लैग्स के बीच में से ना, तो बहुत बढ़िया लग रहा था यार। और वहां पे रिसेंटली स्नोफॉल वगैरह भी हुई थी, तो माउंटेन पीक्स पे काफी सारी स्नो दिख रही थी हमें। वहां हमने रुक के 1-2 लोगों से बात करी थी। वहां पे सोल्जर्स थे काफी सारे, आर्मी का एक छोटा सा कैफेटेरिया भी बना हुआ था। वहां तो हमने कुछ खाया नहीं था, लेकिन हमने वहां खड़े होके 1-2 जो आर्मी पर्सोनल्स थे उनसे बात वगैरह करी थी। बहुत फ्रेंडली थे वो भैया, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी हमसे। तो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आपको चाहिए अपनी
लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करने के लिए। अगर तब भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में, तो आप या तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं कमेंट्स में आके कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करती। तो होता क्या है ना कि आप इंस्टाग्राम में आजकल जब डीएम भेजते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके डीएम्स जो हैं वो हिडन रिक्वेस्ट में चले जाते हैं या मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैं उसे देख नहीं पाती। इसलिए बेटर ये होगा कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लो। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करके भी ये बता दोगे कि आपने मुझे डीएम करा, तो फिर मैं अपने मैसेज रिक्वेस्ट में जाके चेक कर लूंगी एंड मैं डेफिनेटली आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी आपको। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। दिस इज आफिया खान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून। हस्ता ला विस्ता। Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.